अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, जो डीमोस्ट्रेट एजुकेशन सेंटर का है, प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म का पेपर। इससे पहले सेकेंड ईयर का पेपर मैंने अपलोड किया है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर भी जो है वो सर मौज़म का जो है वो मैं अपलोड करूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये पेपर जो डीमोस्ट्रेट एजुकेशन सेंटर का होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस कंप्लीट पेपर की तैयारी करते हैं तो 80% तक आपका जो पेपर है वो इसके थ्रू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर्स सॉल्व करवाए हैं अपने यूट्यूब के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर यही है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जिसको आज मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और कम्प्लीटली इसको सॉल्व किया जाएगा, जिसमें से वीडियो में मैं सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करूँगा और बाकी जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं अगर आपको वो रिक्वायर्ड है इसके PDF फॉर्म में, ताकि आप उसके थ्रू उसको याद कर सकें, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है और 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको ये सॉल्व पेपर इसका कंप्लीट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ये अगर आपको मेरे अपने टारगेट पेपर्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की सही तरह से तैयारी हो सके। तो सबसे पहले तो ये पेपर आपको मैं शो कर दूं जो प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये सेक्शन बी है कंप्लीट, जो स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, तो थैंक यू टू दैट स्टूडेंट, तो जो मेरी रिक्वेस्ट पर जिन्होंने इस पेपर को भेजा मुझे। और ये जो है वो सेक्शन सी है जो आपको दिख रहा है। तो ये कंप्लीट फिर मैंने इसके पोर्शंस को पार्ट पार्ट करके मैंने इसको अलग कर दिए हैं ताकि हर एक क्वेश्चन पे मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूं और वो तमाम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँ। तो ये सेक्शन बी का सबसे पहले क्वेश्चन 2 है। MCQs पोर्शन मुझे इसका नहीं मिल सका तो मैं सेक्शन बी और सी जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन बी जो है वो 4 डेफिनेशंस हैं: लिमिटिंग रिएक्टेंट, राउंडिंग ऑफ डेटा, डायपोल मोमेंट, यूनिट सेल। तो इसके आंसर्स आपको ये चारों डेफिनेशन के यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप PDF भी मुझसे कंप्लीट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में यहीं पर इसको सॉल्व करूँगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। इट प्रोड्यूसेस बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेल्सियस। और एक इक्वेशन दी हुई है, व्हेन 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन 650 ग्राम ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3। तो ये जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया है क्वेश्चन 2, ये चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। चले आए इसको आज हम सीखते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का डेटा बनेगा हमारे पास। तो अच्छा, परसेंटेज यील्ड का सवाल है, सॉरी, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें डेटा बनाना पड़ेगा और ये इक्वेशन इसमें लिखनी पड़ेगी कि 2 एल्यूमिनियम व्हेन इट रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन देन इट इज़ फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ AlCl3। ये बुक का ही क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में काफ़ी बार सॉल्व किया है, लेकिन इसको अगेन एक दो बार दोबारा से सॉल्व करते हैं जो डायरेक्टली मेरे इस वीडियो पर आए हैं उनको भी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद अब आपको ये पता है कि इसमें 2 चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। तो एल्यूमिनियम जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो एल्यूमिनियम को हमने अंडरलाइन कर दिया और AlCl3 यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड हो तो AlCl3 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2 लाइन्स लिखते हैं। एक तो फ्रॉम इक्वेशन, कि इक्वेशन से हमें क्या पता लग रही है, और दूसरी चीज़ के फ्रॉम क्वेश्चन, कि सवाल या क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन से हमें क्या पता लग रही है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 27 होता है, तो 27 2 हमारे पास हो गया 54। ठीक है, तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो कितना AlCl3 बनाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 27 प्लस 35.5 × 3। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा और मोलर मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमारे पास निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 2 × 27 प्लस 35.5 × 3। ठीक है, तो ये हमारे पास है 267। तो 267 ग्राम की फॉर्मेशन कर रहा है और 160 ग्राम अगर 160 ग्राम अगर लेंगे तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ तो प्रोड्यूस करेगा, तो ये x ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो ये x सबसे पहले हमें निकालना होगा, x की वैल्यू, और ये जो भी x की वैल्यू निकलेगी तो इट विल बी एक्चुअली द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी।
कि इक्वेशन से हमें पता लगेगा कि कितनी अमाउंट में हमारे पास जो है वो AlCl3 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा हो गया। इसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें दिस विल बी रेशो मेथड यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा सबसे आसान मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू रेशो मेथड, तो रेशो मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि 54 का रेशो किससे है, 54:267, 54:267, और 160 का रेशो निकल रहा है x के साथ 160:x। तो ये हमारे पास हो गया 54/267, ये बराबर हो गया 160/x के, और 54x बराबर हो गया 160 × 267। तो x बराबर हो गया 160 × 267 डिवाइडेड बाय 54। तो ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सो दिस इज 160 × 267 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 54। तो ये आ गया हमारे पास 791.1 1 ग्राम। इतने ग्राम हमारे पास आ गए किसके बेटा, AlCl3 के। और ये क्या हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड के बाद फाइनली हम लोग परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो परसेंटेज यील्ड किस तरह से निकल सकती है, परसेंटेज यील्ड इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। ओके बेटा, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। तो एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास जो कि क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पर, ये 650 ग्राम, तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। और थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाल ली यूजिंग मास रिलेशनशिप 791.1 ग्राम। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर पुट किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 82.16 ये परसेंटेज यील्ड हमारे पास है कि दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का आंसर ये हो गया क्वेश्चन 2। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 भी न्यूमेरिकल है। सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। In an experiment, 24.8 gram silver sulfide is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. एक इक्वेशन गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP। तो ये मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन है जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री से आया है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या चीज़ है, हमें ये जो है हमारे पास Ag2S सिल्वर सल्फाइड, इसकी हमारे पास जो है वो मास गिवन है, और आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड आउट करना है और आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस एट STP। ठीक है, तो तमाम न्यूमेरिकल्स की तरह सबसे पहले इसमें भी हम लोग जो है वो डेटा सबसे पहले बनाएंगे, देन डेटा के बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझिए बेटा। तो डेटा जब हम बनाएंगे इसमें बेटा, तो इसमें इक्वेशन सबसे पहले बनानी पड़ेगी। Ag2S इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो Ag2S प्लस HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्शन करके ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड प्लस H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब इसमें जिन चीज़ों की नीड हमें है यहाँ पर, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी नीड हमें है, तो दिस इज के Ag2S ये हमारे पास गिवन है, AgCl इसका मास हमें बताना है और H2S का वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया गिवन और रिक्वायर्ड को। इसके बाद अब हमें पता है उसके नीचे दो लाइंस लिखनी है। पहली लाइन तो हमें लिखनी है कि अबाउट की इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, सिल्वर की हमारे पास 1088 जो है वो ग्राम पर मोल, ये सिल्वर का जो है वो एटॉमिक मास है या मोलर मास कह लें आप इसको। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेता हूँ। Ag2S का सिल्वर हमारे पास 108 होता है, दिस इज़ 108 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस इससे हो जाएगा सल्फर हमारे पास 32 है, दिस इज़ 248। तो 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड है। जो AgCl हमारे पास कितना बना रहा है, मास के लिहाज से देखा जाए तो 2 AgCl है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया 248 से और मल्टीप्लाई कर दिया गया, सॉरी प्लस कर दिया गया 35.5 से। तो अब देखो सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। 567 ग्राम ये हमारे पास यहाँ पर आ गई, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास जो है उसका क्या, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 32 + 2, दिस इज 34 ग्राम। और सवाल में कितना Ag2S दिया गया है, 224.8 दिया गया है, मतलब इसका 10 टाइम्स कम कर रहे हैं।
तो इससे पूछा गया कि AgCl बताए कितना बनेगा, तो 1x ये आपसे पूछा गया, और वॉल्यूम ऑफ H2S तो इसको y कह देते हैं, y आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना है। तो चूंकि मास गिवन है तो मास ही हमें आएगा H2S का, देन STP कंडीशन है तो फिर हम इसमें इसका जो है वो मोलर वॉल्यूम हम निकाल लेंगे इन द एंड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई, तो मेथड तो रेशो मेथड यूज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू रेशो मेथड, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ना जो है वो दो चीज़ें निकालेंगे। x सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेशो का सिंबल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 248 का रेशो किससे बन गया बेटा, 567 से, और 24.8 का रेशो बन गया किससे भाई, x से। तो ये हो गया 248 डिवाइड बाय 567 इज इक्वल टू 24.8 डिवाइडेड बाय x। देन इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 248x इज इक्वल टू 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 567, और x बराबर हो गया 24.8 मल्टीप्लाई बाय 567 एंड डिवाइडेड बाय 248। तो यहाँ पर बेटा ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी 24.8 मल्टीप्लाई बाय 567 डिवाइड बाय 248, और ये आ गया हमारे पास 56.7। ऐसा आ गया 56.7 ग्राम ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो बेटा सिंपली फर्स्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया कि सिल्वर क्लोराइड जो है बेटा वो इतना ही हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड आंसर की तरफ आते हैं, y निकालते हैं, ठीक है। दोबारा से रेशो मेथड लगेगा कि 248 इज टू 34 इज इक्वल टू 24.8 इज टू इज टू y। क्योंकि y कर लिया तो रेशो मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर लिया उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 248y इज इक्वल टू 24.8 मल्टीप्लाई बाय 34, और y बराबर हो गया 24.8 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 248। नाउ कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो 24.8 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय 248। तो डिवीजन के लिए हमेशा ना अपने कैलकुलेटर, दैट से बात KCO का तमाम स्टूडेंट्स के पास होगा जो मेरे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं। तो बजाय डिवीजन के इस वाले सिंबल को यूज़ करने के बजाय ये जो सिंबल है जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा आपने देखा होगा, इसको इस्तेमाल किया करें। ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इसे डिवीजन करना या मल्टीप्लिकेशन करना या सिंप्लीफिकेशन करना। और 17.5 आ गया, अब उसको पॉइंट में लाना है तो ये SD का बटन में दबाते हैं तो ये हमारा पॉइंट में आ जाता है 3.4। तो y जो हमारे पास है दिस इज 3.4 ग्राम ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो दिस इज y, सेकंड आंसर हमारे पास आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना उसका वॉल्यूम पूछा गया था ना, ग्राम तो नहीं पूछा गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस पूछा जा रहा है। अब वॉल्यूम को कन्वर्जन करनी पड़ेगी इसमें। कन्वर्जन किस तरह से करनी होती है, तो इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि वॉल्यूम एट STP ये बराबर किसकी होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 22.41 के बराबर होता है ये, ठीक है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर हो गया, मास हमारे पास आया था 33.4 ग्राम, मॉलिकुलर मास जो H2S का हमारे पास हो गया दिस इज 34 मल्टीप्लाई बाय 22.41। ना उसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस 3.4 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 22.41, सो दिस इज 2.241। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 2.241 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इतना हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा दो आंसर्स इसके हमारे पास यहाँ पर आए कि जो AgCl का मास बनेगा तो वो बनेगा 56.7 और H2S का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 2.241 dN³, ठीक है। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी PDF अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर डिमांड करेंगे तो वो भी मैं भेजूँगा, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। अच्छा, और करके इसके साथ में एक और सवाल है क्वेश्चन 3 में, और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन और करके इसके साथ आया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेटा तैयार करेंगे। तो अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया गैस को बनाने का एक ये प्रोसेस है, इस रिएक्शन से बनता है। तो ये रिएक्शन हम दोबारा से लिख लेते हैं, कंप्लीट 2NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, और ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके नतीजे में हमारे पास बन रहा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इस पे जो चीज़ हमें गिवन है, तो गिवन तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इससे बताने के मास ऑफ अमोनिया कितना बनेगा, तो कि 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अब देखिए बेटा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन से क्या वैल्यूज़ हमें पता लग रही हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो 2NH4Cl का कितना मोलर मास निकलेगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 प्लस 35.5, तो ये हो गया हमारे पास 107 ग्राम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, दिस इज 40 प्लस 16 प्लस 1 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज 74। और अमोनिया इससे हमारे पास कितना बन रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो वैसे तो ये हमारे पास 17 टू द 34 हो गया, 34 ग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दोनों के 100 ग्राम होंगे तो सूरत में हमारे पास ये अमोनिया कितना बनेगा, तो ये यकीनन x बनेगा, और 2 आंसर्स हमारे पास आएंगे यकीनन, जिसमें से कोई एक, इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एक एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो इसके लिए हमें 2 बार मास रिलेशनशिप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मेरा एक अपना मेथड है जिसके थ्रू मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ, और इससे भी आंसर आपका आता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे फॉर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को चेक करते हैं कि इससे हमारा कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो मेथड यूज़ कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो 107/34 ये बराबर हो गया 100/x के, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, चूँकि इससे पहले मैंने भी कर लिया है इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 107x बराबर हो गया 100 × 34, और x बराबर हो गया 100 × 34 डिवाइडेड बाय 107। तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारे पास। अभी कितना आ रहा है, दिस इज 100 × 34 डिवाइडेड बाय 107, दिस इज 31.77। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, 31.77 ग्राम हमारे पास बन रहा है बेटा किसका, ऑफ अमोनिया। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट जो है वैल्यू हमारे पास आ रही है कि अमोनियम क्लोराइड कितने अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कितने अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो अब यहाँ कर लेते हैं फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम भी कहा जाता है। अब इसका किस तरह हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है बेटा, 74/34 बराबर हो गया 100/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 74x बराबर हो गया 100 × 34 के, और x बराबर हो गया 100 × 34/74 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास 45.94, x बराबर हो गया 45.94 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखिए यहाँ से इसके बाद से हमें क्लियर पिक्चर हमारे सामने एक आ जाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 31.77 बना रहा है, ये 45.94 बना रहा है। तो उससे हमें जो क्लियर पिक्चर हमारे पास जो आई है उससे पता लगा कि
जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है ना, वो हमारे पास क्या है, इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एंड जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड, तो वो कितने प्रोड्यूस्ड हो रही है, वो हो रही है 31.77 ग्राम। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया हमारे पास, जो और करके नेक्स्ट क्वेश्चन में था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट पॉलीज रूल। पॉलीज रूल को स्टेट करें एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पॉलीज रूल शायद मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, तो मैं पॉलीज रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसे ये प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पूरा कहलाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले ये लॉ पेश किसने किया, तो दिस प्रिंसिपल was given by a जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन फिजिसिस्ट कह लें। एक जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया था जिसका नाम था वुल्फगैंग पॉली। वुल्फगैंग पॉली नाम के साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के मुताबिक, अच्छा इसकी दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो मैं कोई एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ कि ये वाली कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल फोर सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट कहलाती है। बाकी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिब्डेनम की, एल्यूमिनियम +3 की और Br- की, तो वो मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले तो हम लोग मॉलिब्डेनम की करते हैं MO, जिसका एटॉमिक नंबर 42 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यकीनन बेटा आप लोगों को करनी आती होगी, आई होप कि आप कर सकते हैं। तो मॉलिब्डेनम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 तक हमारे पास 30 हो जाता है। अब 30 से आगे हमें बढ़ना है, तो इसका मैं ट्रिक भी चलो बता देता हूँ आप लोगों को, आप जिन स्टूडेंट्स को ये करना नहीं आता, ताकि वो भी इसको इजीली कर पाएँ। तो देखो होता क्या है कि हम इस तरह से पहले नंबर लिख देते हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर नंबर हम 1 और 7 को छोड़ देते हैं, 2 3 4 5 6 तक लिख देते हैं। फिर 2 और 6 को छोड़ देते हैं, तो 3 4 5 तक लिख देते हैं। फिर सिर्फ 4 को लिख देते हैं। फिर शुरू में सबके साथ हम लगा लेते हैं S फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में सबके साथ हम लगा लेते हैं P, थर्ड में सबके साथ हम लगा लेते हैं D, और फोर्थ में सबके साथ हम लगा लेते हैं F। इसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, डायगोनल में इस तरह से तमाम को हम लोग कट कर देते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से ये कटिंग होगी इसमें, ये सारे ऑर्बिटल्स बेटा कट होंगे, सब शेल्स जो है। तो अभी देखें क्या हो गया कि देखें अब इस तरह 1s आए, 2s आए, 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद आएगा 4p। तो 4p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद आएगा 5s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 4d, और 4d में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 42 इलेक्ट्रॉन्स, हमने तमाम इलेक्ट्रॉन्स 42 लगा दिए। लेकिन अब उसमें होता क्या है, d अगर 4 होगा तो d4 को हमेशा d5 कर देते हैं पीछे से इलेक्ट्रॉन लेकर, ताकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, 5s 1 कर देना है और 4d को 5 कर देना है। ऐसा करने से होता है क्या बेटा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी स्टेबल हो जाती है। तो ये मॉलिब्डेनम हमने यहाँ पर किया। मॉलिब्डेनम के बाद नेक्स्ट सेकंड हमारे पास कौन सा बेटा, एल्यूमिनियम है। अच्छा, अब ये जो एल्यूमिनियम है ये +3 है असल में। तो वैसे तो एटॉमिक नंबर 13 है, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से फिलिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल्स के अंदर। तो दिस इज 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हो गए बेटा।
इसके बाद एल्यूमिनियम +3 के बाद Br- है, तो Br- का एटॉमिक नंबर हमारे पास 35 है। अब -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसमें, तो दिस इज 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें फिल करने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये 30 हो गए। 3d10 में बेटा 30 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4p6 अगर कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 36। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 या कंप्लीट हमने यहाँ पर इस तरह सॉल्व कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन 5 है हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आपने ये बता दिया उसके अंदर। अच्छा, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, तो डायग्राम आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने ये सारी मेंशन कर दी उसके अंदर, ठीक है। बुक में भी ये सारे मौजूद है बेटा। और यूजेस ऑफ एक्सरे, तो एक्सरे के इस्तेमालात में ये यूजेस ऑफ एक्सरे आपने लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। और करके इसमें जो सवाल है वो असल में एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वेव नंबर का। तो ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो जो भी न्यूमेरिकल है बेटा, सबसे पहले हमने डेटा इसमें बनाना है। वी हैव टू मेक द डेटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटॉन। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से शो करते हैं, ये मालूम करना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। देखो, एक हमारे पास है हायर ऑर्बिट, हमारे पास एक होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मारता है। हायर ऑर्बिट को हम N2 कहते हैं हमेशा। और एक हमारे पास बेटा इसके अंदर होता है लोअर ऑर्बिट, जिसको हम N1 कहते हैं। तो हायर ऑर्बिट हमारे पास 4 है, लोअर ऑर्बिट हमारे पास 2 है। और हाइडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू दी गई है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। तो बड़ा आसान सवाल है ये। तो कि इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल से 2nd पे जंप कर रहा है, तो आप बताइए उससे जो रेडिएशन निकल रही होगी उसका वेव नंबर कितना होगा। तो ये अब इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। हमें पता है एज वी नो दैट कि न्यू बार जो है ये बराबर होता है RH, इसके बाद 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला विच वी आर यूजिंग इन दिस न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। तो इसको न्यूमेरिक जब भी आप फार्मूला लिखें तो कोशिश करें कि आप इस तरह से उसको जो है वो बॉक्सअप कर दें, ठीक है। तो बॉक्सअप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं चूँकि टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इतनी खूबसूरती से नहीं कर सकता, बट यू कैन डू। तो ये RH हमारे पास हो गया 1.09678 और ये हो गया 1/N1 का स्क्वायर, दिस इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, N2 है 4 तो 4 का स्क्वायर। अब बेटा आप न्यू बार की वैल्यू निकालनी है ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखो, सॉरी पावर भी है, एक्सपोनेंट यहाँ पर 7 आएगा। तो दिस इज 1.09678 एक्सपोनेंट 7 ब्रैकेट। अब इसमें दोबारा से फ्रैक्शन आ गया 1/2 का स्क्वायर। तो देखो मैंने पूरा ये ना इसी में लिख दिया इसी तरह से। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो आप इस कैलकुलेटर को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख लें, ठीक है। देखें ये पूरा सॉल्व हो गया। इसमें इक्वल टू दबाऊंगा तो ये 2056462 2056462 0.5 यूनिट इसकी हमारे पास सेम आ जाएगी मीटर इनवर्स। तो जो यूनिट राइडबर्ग कांस्टेंट की होती है वही यूनिट यहाँ पर निकलेगी। तो ये हमारे पास न्यू बार की वैल्यू या वेव नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो ये इस वाले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल था, वेव नंबर जिसमें निकालना था। क्वेश्चन 5 है डिफाइन सिग्मा इन पाई बॉन्ड, वाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड को डिफाइन कर दिया, और सिग्मा और क्यों सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक ये इसका असल में रीज़न है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और करके एक और सवाल है व्हाट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सा होता है, तो हमें पता है ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को बताएं और उसके अकरेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी यूजेस बताएं। ये प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर हमने बता दिया, उसकी अकरेंस भी इसमें बता दी गई, और फिर ये यूजेस ऑफ प्लाज्मा हमारे पास, ये यूजेस ऑफ प्लाज्मा आप लिख दें तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन स्टेट ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन की पहले हमने डेफिनेशन कर दी, डिफ्यूजन इफ्यूजन, उसके बाद ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट दे दी। तो ये ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन है, इसके स्टेटमेंट आ गई और ये सवाल एंड हो गया।
और केस में इस न्यूमेरिकल है जो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। कहते हैं कि भाई 40 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 1257 torr pressure and 23 degrees Celsius. What would be the volume of dry hydrogen gas at standard condition? The vapor pressure of water at 23 degrees Celsius is 21 torr. ठीक है, देखो न्यूमेरिकल जितने भी हैं बेटा मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, जो समझने की चीज़ है, बाकी तो जो चीज़ें आप याद भी कर लें इन द एंड ना, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बस न्यूमेरिकल्स को समझ लेंगे, याद करने की चीज़ नहीं है, ये समझ के ही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लाजमी न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले डेटा कर लेते हैं। तो 40 dm क्यूब हाइड्रोजन गैस है जिसको पानी पे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस का, दिस इज 40 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर जो हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 1257 टोर, और टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 23 डिग्री सेल्सियस, जिसको प्लस 273 अगर हम कर लें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 23 प्लस 273 296, ये हो जाएगा 296 केल्विन। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। दोबारा वॉल्यूम बताना है, तो ये असल में ये V1 हो गया, ये P1 हो गया, ये T1 हो गया, मैं V2 बताना है। और P2 और T2 कितना दिया हुआ है, चूँकि कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर हमारे पास आ गया दिस इज टोर में देखा जाए तो 760 टोर, और टेम्परेचर हमारे पास जो आ गया दिस इज 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। और जो कि वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है इस खास टेम्परेचर पर वो कितना है 21 टोर, इनिशियल कंडीशन पर दिया गया 21 टोर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं करना है, जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रेशर हमें इनिशियल प्रेशर निकालना होगा, चूँकि वॉल्यूम ड्राई हाइड्रोजन गैस का पूछा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले ड्राई हाइड्रोजन गैस का जो है वो प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस। अब ड्राई हाइड्रोजन गैस का कैसे निकलेगा, ये बराबर हो जाएगा कि उसके मॉइस्ट गैस जो है ना उसके प्रेशर को माइनस कर देंगे वाटर के प्रेशर, चूँकि ये जो गैस कलेक्ट हुई थी ना, तो ये P1, तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये मॉइस्ट गैस का आ रहा है, तो इससे हमें ड्राई गैस का P1 निकालना है। तो ये जो हमारे पास P ड्राई निकल कर आएगा इससे, तो P मॉइस्ट हमारे पास है कितना है 1257, इसको माइनस कर देंगे 21 से, तो ये P ड्राई निकल कर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1257 माइनस का 21, ये हो जाएगा 1236 टोर। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हम कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा लेंगे ताकि हम जो है वो P वॉल्यूम निकाल सकें। तो वी नो दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देखिए जो P1 हमारा हो गया ना, P1 अब हमारा ये हो गया जो ड्राई जो है, ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, V2 निकालना है, तो V2 बराबर हो गया P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 P2। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। V2 बराबर हो गया P1 कितना आ गया हमारे पास 1236, V1 हमारे पास कितना था 40 डेसीमीटर क्यूब, 40, T2 हमारे पास कितना है 273, T1 हमारे पास कितना है 296, और P2 हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 760। तो अब आप यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लें, तो ये 1236, ये बस कैलकुलेशंस करनी है। 40 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 296 मल्टीप्लाई बाय 760, द आंसर इज 59.99, मतलब 60 राउंड ऑफ कर लें। तो जो V2 हमारे पास निकला वो आ गया 60 डेसीमीटर क्यूब, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये वॉल्यूम आ गया ड्राई हाइड्रोजन गैस का, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सो बेटा समझ में आ गया होगा आपको। यकीनन ये न्यूमेरिकल जो हमारा आया बेटा ये चैप्टर नंबर 4 से आया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहले डेफिनेशन आपने कर देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो असरात होते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर के, डेंसिटी पर वाटर के, तो ये आपको मेंशन कर देना है, और उसकी हाइड्रो स्पेसिफिक हीट होती है। और करके एक और सवाल इसके साथ मैच हुआ हुआ है कि व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, व्हाट राइट इट्स यूजेस इन एवरीडे लाइफ। तो लिक्विड क्रिस्टल को इस तरह डिफाइन कर देंगे आप। उसके बाद डेली लाइफ में जो इसका इस्तेमाल है, तो ये डेली लाइफ में इसके यूजेस आपने यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन्वॉल्विंग अमोनियम एंड LCl3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया बेटा चैप्टर नंबर 8 से आया ये, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। तो पहले लेविस एसिड, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आपने लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या कर देना है कि जो कि किस तरह से AlCl3 एसिड होता है और अमोनिया बेस होता है, ये आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट इसमें ड्रॉ कर देना है। बाकी बेटा डिटेल नहीं बता रहा कॉन्सेप्ट इसका, वो मैंने सारे लेक्चर्स में बताए में। तो अभी फिलहाल अगर मैं सबकी डिटेल्स भी बताना चाहूँगा तो ये लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ना है तो वो मेरे क्लासरूम लेक्चर से देख ले, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी डिटेल में इस पर बहस हुई। क्वेश्चन 10 है डिफाइन लैटिस एनर्जी, हाउ इट वेरीज विद आयनिक साइज एंड इट्स चार्ज। सो पहले लैटिस एनर्जी के डिफाइन कर दी, एग्जाम्पल दे दी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई इसकी। उसके बाद किस तरह से आइंस और चार्ज पे ये डिपेंड करता है, मतलब साइज ऑफ आइंस पर और चार्ज पर। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके जो लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए। दीज आर एक्चुअली द फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन 11 में। द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया, तो उसका डेटा सबसे पहले बनाते हैं। और ये न्यूमेरिकल आया चैप्टर नंबर 7 से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या कह रहे हैं कि मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके इक्वेशन बनाते हैं। केसी फॉर दिस रिएक्शन एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस से इतना। तो टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 अगर हम प्लस करेंगे तो 7 to 7 में जब 273 प्लस करते हैं तो दिस इज 1000। तो ये 1000 केल्विन आ गया। और केसी जो दी गई है, केसी है 4.2 एक्सपोनेंट -3। आपको केसी से केपी बतानी है। तो बेटा ये तो रिलेशनशिप जो हमारे पास केसी और केपी का था, ये उसके थ्रू हमारे पास सॉल्व हो सकता है। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीक के यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कि केपी जो हमारे पास है वो बराबर होता है केसी इंटू RT डेल्टा एन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है केपी निकालने का। तो केपी बराबर किसके हो गया, केसी तो हमारे पास है 4.2 एक्सपोनेंट -3। RT, आर है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821, टेम्परेचर है 1000। और डेल्टा एन कितना है, प्रोडक्ट के डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है, दिस इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, उससे जब माइनस कर देते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को, तो हमारे पास डेल्टा एन आ जाता है। तो प्रोडक्ट के मोल हमारे पास 4 और 1 5 है, और रिएक्टेंट के मोल हमारे पास 2 और 1 3 है। तो 5 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ 2 मोल और 1 मोल है ना बेटा ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हो गया हमारे पास 4.2 एक्सपोनेंट -3 देन 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और स्क्वायर लग गया इसका। सॉरी यहाँ पर शायद मैंने सिंटेक्स एरर आ रहा है, गलती कर दी। 4.2 एक्सपोनेंट -3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 1000 ब्रैकेट बंद स्क्वायर 28.30। तो केपी आ गया हमारे पास 28.30। और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी आसान सी न्यूमेरिकल ये हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 है प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एज पर थ्योरी। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फॉस्फीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके शेप्स बताने तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया ओवरऑल। तो ये PH3 का शेप आ गया, BF3 का ऊपर चला गया, ये शेप आ गया CO2 का लीनियर शेप, फिर ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का एंगुलर बैंड शेप आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखकर कर लेना है। क्वेश्चन 13 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर में, होमोजेनस कैटालाइसिस और हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में। तो इसके आंसर्स आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन 14 है गिव रीजंस फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये साइंटिफिक रीजंस हैं जिनके आंसर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको 3 में से कोई 2 सवाल करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि व्हाट इज एन आइडियल गैस, राइट द कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ तक तो बेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आज किया जा रहा है इसके अंदर है, तो वो न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर जगह है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मुझे डेटा भी मतलब साथ साथ क्वेश्चन भी दिखता रहे। तो वैन डर वाल इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम इसका डेटा तैयार करते हैं तो डेटा क्या हमारे पास बन जाएगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 DMQ। तो मोल जो दिया हुआ है दिस इज एक्चुअली 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो दिस इज 1 मोल, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 5.5 DMQ। ये वॉल्यूम लिख दिया 5.5 DMQ, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस किया इसमें 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है बेटा, इसके बाद एज्यूमिंग अमोनिया गैस एज अ रियल गैस, अमोनिया गैस रियल गैस है अज्यूम करें, तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो है ना वो 4 का ही न्यूमेरिकल है। तो डिटरमाइन इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर कितना आएगा ये बताइए। जबकि वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू दी भी है इसके अंदर, ए की वैल्यू दी जा रही है 4.17 ATM DM की पावर 6 मोल -2, जबकि बी जो दिया जा रहा है 0.0371 DM³ पर मोल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो वैन डर वाल इक्वेशन इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है वैन डर वाल इक्वेशन का, और इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हम फाइनली यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो an² / v² 0.137 के बराबर है, v - nv 5.4629 के बराबर है, इक्वल टू nRT की वैल्यू पुट कर दी। अब nRT को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सिंपली 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ गया हमारे पास 24.63। तो P + 0.137 इज इक्वल टू 24.63 डिवाइडेड बाय 5.4629 हो जाएगा ये। तो 24.63 डिवाइडेड बाय 5.4629 आ गया 4.508। P बराबर हो गया 4.508 माइनस का 0.137 हो जाएगा, तो 4.508 माइनस का 0.137, ये आ गया हमारे पास 4.371। प्रेशर आ गया 4.371 ATM आंसर आ जाएगा हमारे पास ये, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, प्रेशर हमारे पास आ गया रियल गैस के वाले से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद बी पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट द डिफेक्ट्स इन द बोह्रस एटॉमिक मॉडल एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले तो आपने डिफेक्ट्स लिख देनी है बोह्रस एटॉमिक मॉडल की, तो ये सारी डिफेक्ट्स आ गई, और एंड में आपको क्या करना है, जो रेडियस की जो डेरिवेशन है, ये पहले डायग्राम बनानी है एटम की हाइड्रोजन के, उसके बाद फिर आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन इस तरह से एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, और करके इसमें एक और सवाल है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट चेंज इन pH, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो पहले बफर सॉल्यूशन आपको डिफाइन करना है, और बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद इस बफर एक्शन इसमें बताना है कि बफर किस तरह से काम करता है। या डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, डायग्राम आप छोड़ सकते हैं, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ बफर लिख देना है कि बफर की सॉल्यूशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये बफर सॉल्यूशन को जो सवाल आया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आया एसिड बेस एंड सॉल्ट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर दें, ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन चल रही है, और टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट, और दूसरा ये कैटलिस्ट का इफेक्ट आ गया, तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, ये सवाल एंड हो जाएगा आपका। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल बी पोर्शन में और लॉन्ग के
कि हाउ इज़ Kc यूज्ड इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो Kc का क्या इस्तेमाल है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताने में, तो ये पूरी हमारे पास जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमसे पूछा जा रहा है जिसका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम से, जब मैं सॉल्व करता हूँ अभी एंड में इसके लेक्चर के। उसके अलावा लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें ली चार्टर्ड प्रिंसिपल को स्टेटमेंट देनी है और हेबर्स प्रोसेस जो है ना आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये ली चार्टर्ड प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपने दे दी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हेबर्स प्रोसेस को आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हेबर्स प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन है। बी पार्ट इसका जो लास्ट है हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की मीथेन के अंदर और इथीन के अंदर। ठीक है, मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बता दी, डायग्राम के साथ बतानी है, ये डायग्राम बनानी ज़रूरी है, और एक इथीन में बतानी है तो ये भी डायग्राम ज़रूरी है। और करके इसमें एक और सवाल लगा हुआ है कि हाउ आर कोलाइडल सोल्यूशन डिफर फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन का डिफरेंस क्या है, तो ये आपने एक डिफरेंस कॉलम चार्ट बना दिया कि ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और बाद में प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज़ कोलाइडल सोल्यूशन की या कोलाइड्स की बतानी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड की हेडिंग डालेंगे आप, और ये 5 कोलाइड्स को आपको जो है ना 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देनी है इस सवाल में, और फाइनली क्या होगा कि हमारे पास ये पेपर एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है लास्ट बच गई कि जो न्यूमेरिकल है जो इसमें आया है चैप्टर 7 से, वो ज़रा मैं आपको सिखा देता हूँ। ये बुक का ही सवाल है कि डिटरमाइन Kc ऑफ एन एसिडिफिकेशन प्रोसेस इफ 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड and 138 gram ethanol were mixed at 298 Kelvin and allowed to start reaction under necessary condition. After equilibrium is established, 60 gram of unused acetic acid were present in the reaction mixture. अब देखो बेटा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डेटा बना देखो सारा खेल जो ये आइस टेबल वाला न्यूमेरिकल है, तो सारा खेल जो है इसके डेटा में, इसके आइस टेबल में। जो तमाम स्टूडेंट जानते हैं मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो उनको पता है आइस टेबल किसे कहता है। तो आइस टेबल बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख दिया CH3COOH प्लस C2H5OH, इसके बाद रिएक्शन एरो ये बना CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद आइस टेबल चूँकि बनानी है तो 3 अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एक लिखते हैं हम यहाँ पर I, एक लिखते हैं C और एक लिखते हैं E। I फॉर हमारे पास होता है दिस इज एक्चुअली इनिशियल कंसंट्रेशन, C फॉर हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन, और E फॉर हमारे पास होता है दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या गिवन है तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो 180 ग्राम एसिटिक एसिड का और 138 ग्राम इथानॉल का है। तो ये हमारे पास है 180 ग्राम और इथानॉल हमारे पास है 138 ग्राम, ये आ गया 138 ग्राम। अब ग्राम से हम पहले जाएंगे मोल में, तो डिवाइड कर देंगे इसको, इसके मोलर मास जो 60 है तो ये 3 मोल आ जाएगा, और चूंकि वॉल्यूम गिवन नहीं हो तो 3 मोलैरिटी भी वही मोल हो गया। 138 को डिवाइड करेंगे 46 से तो ये भी हमारे पास 3 कैपिटल एम आ जाएगा, मोलर आ जाएगा। बाकी हमारे पास इनिशियली आपको पता है 0 0 होगा प्रोडक्ट हमारा। चेंज कितना है कंसंट्रेशन में, ये -x हो जाएगा और ये +x हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में I और C दोनों को प्लस कर देंगे, ये 3 - x, ये 3 - x, ये x और ये x। ठीक है, आपको बताया क्या गया है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो एसिड जो एसिटिक एसिड है उसका 60 ग्राम मौजूद था इक्विलिब्रियम पर, मतलब जो CH3COOH है इसके इक्विलिब्रियम पर 60 ग्राम मौजूद है। डिवाइड करेंगे 60 से तो मोलर आ जाएगा, तो 3 - x इक्वल टू, तो ये 1 मोलर हो गया। अब 3 - x 1 मोलर हुआ तो यहाँ पे भी 3 - x 1 मोलर हो गया। अब यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x बराबर हमारे पास हो गया, x इधर गया इधर आ गया 3 - 1, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस यहाँ पर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब Kc निकालना है तो लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करेंगे या इक्विलिब्रियम लॉ जिसको हम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि Kc बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट
और डिवाइड कर दिया इसको रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट हमारे पास है CH3COOH और इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो बेटा अब यहाँ से Kc हमारे पास क्या आ गया, Kc बराबर हो गया 2 × 2 डिवाइड बाई 1 × 1। तो Kc हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 और 4 इसका हमारे पास बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल का इसके आंसर हो गया। कंप्लीट पेपर ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है आपके सामने। ठीक है, तमाम स्टूडेंट जो अभी बोर्ड के एग्जाम्स में शिरकत करने वाले कराची बोर्ड के, उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको इसमें मेरी किसी हेल्प की नीड है, अगर आपको मेरे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स रिक्वायर हैं, या अगर आपको मेरे सॉल्व्ड टारगेट पेपर रिक्वायर हैं, ठीक है, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, जो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है, या अगर आपको इस पेपर का जो डिमॉन्स्ट्रेट कुछ एजुकेशन सेंटर है प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म, अगर ये कंप्लीट इसके अगर आपको सॉल्व पेपर रिक्वायर है कोई भी, या किसी और सब्जेक्ट के आपको सॉल्व टारगेट पेपर रिक्वायर है किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप अपने पास मेंशन करें 0300 215 2272। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये तमाम मटेरियल प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। अच्छा, ये जो चीज़ें मटेरियल होंगी इसको मैं पेड रखता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है ना कि जो फ्री की चीज़ें होती हैं ना बेटा, उसकी अहमियत इतनी खास नहीं होती है। मतलब अगर मैं आपको भेज दूँ तो आप उसकी तैयारी भी नहीं करते, लेकिन अगर आपने किसी में थोड़ी बहुत 150 रुपये भी अगर आपने दिए हैं ना किसी चीज़ के, तो उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होता है। इसीलिए बस क्या करता हूँ कि मैं कुछ पेमेंट चार्ज करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ना मैं उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ। बेनिफिट सिर्फ इसलिए है ताकि आप उसको एक इम्पोर्टेंस दें, बस इसके लिए। ठीक है, तो अदरवाइज़ अगर आप बहुत नीडी होंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेंड कर दूंगा, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।